Assalamualaikum students. Let's start it. जी, तो आज हम स्टार्ट लेंगे जी जो हम लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ग्रांट IAS 20 छोटा सा स्टैंडर्ड है। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है इसकी डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और ये भी डिस्कस किया था कि ये दो किस्म की हमें नजर आती है। एक होती है जो कंडीशनल होती है और एक नॉन कंडीशनल, ठीक है, अनकंडीशनल। इसको थोड़ा सा आगे जाकर फिर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो दो किस्म की होती है। एक होती है रिलेटेड टू एसेट, यानी ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जो किसी एसेट के अगेंस्ट हो, और मोस्टली इसको हम नाम देते हैं कैपिटल ग्रांट, यानी किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होती, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है। इसको हम कैपिटल ग्रांट कहते हैं। और एक ग्रांट होती है विच इज रिलेटेड टू इनकम, यानी जो एक्सपेंसेस मीट करने के लिए दी जाती है। इसको हम नाम देते हैं रेवेन्यू ग्रांट। अब दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि कैसे इसको डील किया जाएगा, ठीक है। तो पहले जरा दोनों में फर्क देखते हैं। व्हाट इज अ कैपिटल ग्रांट? जैसे मैंने अभी कहा कि एनी ग्रांट विच इज रिलेटेड टू एन एसेट। सपोज कंपनी किसी स्पेसिफिक मशीन्स को प्रमोट करने के लिए, किसी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वो ये कहती है जी आप ये मशीन बाय करें, उस मशीन पर हम आपको ग्रांट्स देंगे, ठीक है। अब वो मशीन की लाइफ अगर 10 इयर्स है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रही है उसको हमें 10 इयर्स तक उसको इनकम रिकॉर्ड करना है। वो एक साल की इनकम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे एक मशीन जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 100 मिलियन है, 100 मिलियन रुपीज है, और गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही है उसके अगेंस्ट 70%, यानी 70 मिलियन। इट मीन्स कि 100 मिलियन की मैं मशीन बाय कर रहा हूँ और 70 मिलियन उसमें से गवर्नमेंट मुझे पे कर देगी। अब ये जो गवर्नमेंट मुझे पे कर रही है ये मेरी इनकम नहीं हो सकती एक साल की। अगर मशीन की लाइफ 10 इयर्स है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी स्प्रेड ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स, ठीक है। यानी ये 10 साल तक उसको स्प्रेड होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा जितनी लाइफ ऑफ एसेट होती है उतनी उतनी सालों तक आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एज एन इनकम शो करना होता है, कैपिटल ग्रांट, ठीक है। और रेवेन्यू ग्रांट चूंकि ये रिलेटिव इनकम से करती है तो ये सिर्फ एक्सपेंसेस मीट करने के लिए होती है, ये एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती है, तो इसमें ये इशू नहीं होता। ये जिस पीरियड में मिलती है उसी पीरियड की ये इनकम बन जाती है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने अक्रू हो सकते हैं, वो एक अलग चीज है, या प्रीपेड हो सकते हैं, वो एक सेपरेट चीज होती है। जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर दरमियान में एंड हो रहा है और हमें ग्रांट मिल रही है 2 महीने बाद तक की, वो दो अकाउंटिंग पीरियड में फॉल जरूर कर जाता है बट वो रिलेट करता है इनकम से, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट तो नॉर्मल है जैसा हम करते हैं आम अकाउंटिंग में, लेकिन कैपिटल ग्रांट का जरा थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है। अब कैपिटल ग्रांट को या रेवेन्यू ग्रांट, अब कैपिटल ग्रांट के लिए बेसिकली कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी होता है। मोस्टली ये कंडीशनल होती है, जो अभी ने कल बात की थी कंडीशनल। अब ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि जी आपने सिर्फ वही प्रोडक्ट बनानी है जिसके लिए जिस जिस पर सब्सिडी दी जा रही है। कंपनी गवर्नमेंट जो है वो हो सकता है उसको प्रमोट करना चाह रही है, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो कोई भी पर्सन इस मशीन को बाय करता है और इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो जितनी ग्रांट है सारी की सारी गवर्नमेंट वापस ले सकती है। इसको कंडीशनल कहते हैं। तो इसमें हम इनकम तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें ये अश्योर होता है कि हम कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हम इनकम को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को बकायदा इनकम बनाते हैं।
लेकिन जहां तक रेवेन्यू ग्रांट का ताल्लुक है तो वेरी सिंपल, रेवेन्यू ग्रांट उस पीरियड से रिलेट करती है और मोस्टली ये अनकंडीशनल होती है। तो लिहाजा ये जिस वक्त ये रिसीवेबल हो जाएगी, व्हेन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि जी ये आपकी इनकम है, तो मैं उसको इनकम रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंस किया तो मेरी वो इनकम बन चुकी, उसमें मजीद कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये डबल एन है, एम लग रहा है, जब अनाउंस्ड। सो अब एक एक को लेके चलेंगे और इसमें भी दो दो मेथड है, तो वो भी जरा सीखने एक्सक्यूज हैं मी आपने। सर जी सर ये कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा था तो मैं ये सुन नहीं सकी, ये फर्स्ट ये पॉइंट्स तो आप रिपीट कर देंगे। कौन सा वाला? रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू इनकम, ये मैं स्टार्ट से सुन नहीं सकी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा। अच्छा जी, मैं अभी फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैंने ये आपसे कहा है कि ग्रांट जो है, गवर्नमेंट ग्रांट जो है, एक ग्रांट ऐसी होती है जो किसी एसेट के अगेंस्ट मिलती है, एसेट के अगेंस्ट, और ये मोस्टली एसेट नॉन करंट होती है। ठीक है, एसेट नॉन करंट लिख लें बेशक, नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट एक ग्रांट होती है जो हमें नॉन करंट एसेट के अगेंस्ट मिलती है। एक ग्रांट होती है जो हमें इनकम के अगेंस्ट मिलती है, यानी एज एन इनकम मिलती है। ये रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू इनकम। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि गवर्नमेंट ये कहती है जी कि आप एक स्पेसिफिक मशीन बाय करें, अगर आप मशीन बाय करेंगे तो आपको हम ग्रांट देंगे, इस मशीन को बाय करने पर ग्रांट पे करेंगे। अब ये जो ग्रांट हमें मिल रही है एक ह्यूज अमाउंट है, जैसे एग्जांपल में मैंने समझाया कि मशीन 100 मिलियन की और गवर्नमेंट 70 मिलियन की ग्रांट दे रही है, तो ये ह्यूज है। और मशीन की लाइफ जो है वो 10 इयर्स है। तो ये जितनी ग्रांट हमें मिली है पहले साल में मिल जाएगी, ये हमारी पहले साल की इनकम नहीं होगी। यानी जो हमारी ग्रांट एसेट से रिलेट करती है, बननी वो भी इनकम है, लेकिन ये अमोर्टाइज्ड होगी ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, amortized over life of asset। जितनी एसेट की लाइफ है उस पर हम amortize करते चले जाएंगे। मसलन बहुत सिंप्लीफाई करूं, वो तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 70 मिलियन की ग्रांट है, 10 इयर्स लाइफ है। और मैंने अभी आपको एक लाइन यहाँ रोकते हुए बता दूं, मैंने अभी ये भी कहा था कि जितनी मशीन की यूजफुल लाइफ होगी उतने सालों में ग्रांट amortize होगी। तो 70 डिवाइड बाय 10, यानी हर साल 7 मिलियन आप इनकम बनाते जाएंगे। जो amortize का मतलब है कि ये इनकम बनती है। ठीक है, जहां तक गवर्नमेंट ग्रांट का ताल्लुक है, इनकम से रिलेटेड ही अक्सर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही होती है। गवर्नमेंट अक्सर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए ये दे रही होती है। जैसे गवर्नमेंट ये कहती है जी कि आप रिसर्च करें और रिसर्च के जो एक्सपेंसेस हैं वो विल पे यू, और कोई स्पेसिफिक रिसर्च के लिए। जैसे आजकल एक कोविड-19 का इशू है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट दे सकती है इस फॉर्म में कि आप कोविड-19 पर रिसर्च करें और जितनी कॉस्ट आएगी हम आपको पे करेंगे। दिस इज अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। असल में ये हमारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होती है। तो ये उसी साल में चार्ज होती है जिस साल में आपको मोस्टली रिसीव हुई होती है। चार्ज टू द ईयर ऑफ रिसीट, टू ईयर टू विच इट रिलेट्स। इस तरह लिखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक दो महीने का फर्क आ जाता है सम टाइम। ठीक है जी, ये दो किस्म की जो है वो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने इन दोनों को अलग-अलग डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें भी टू मेथड्स हैं सॉल्व करने के, इसमें भी टू मेथड्स हैं। असल में मेथड का अगर टेक्निकली देखें तो दोनों में एक ही है, लेकिन दोनों को सॉल्व करने का चूंकि तरीका डिफरेंट है इसलिए दोनों को अलग डिस्कस करेंगे। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। ग्रॉस मेथड में बेसिकली हमें क्या करना है कि दोनों चीजों को सेपरेट रखना है। यानी वो चीज, इस तरह आसान वर्ड यूज कर रहा हूं तो ये ज़हन में रखिएगा, जिस चीज के अगेंस्ट ग्रांट मिल रही है वो सेपरेटली शो होगी और जो ग्रांट है वो सेपरेट शो होगी। नेट मेथड में हम क्या करते हैं,
जिस चीज के अगेंस्ट हमें ग्रांट मिल रही है, ग्रांट उसी में से माइनस कर देते हैं और वो अमाउंट नेट हो जाती है। मसलन इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करूं तो ग्रॉस मेथड में मशीन सेपरेट शो होगी 100 मिलियन की, ग्रांट सेपरेट शो होगी 70 मिलियन, ये सेपरेटली। दिस मेथड इज नोन एज ग्रॉस मेथड। अगर मैं नेट मेथड में आता हूँ तो नेट मेथड में मैं क्या करूंगा कि जो ग्रांट की अमाउंट है वो उसी एसेट के अगेंस्ट माइनस कर दूंगा जिसके अगेंस्ट मुझे ग्रांट मिली, और मैं इसको 30 मिलियन पे रिकॉग्नाइज करूंगा। There are two methods of recognizing the government grant under two situations: when the grant is related to asset and when the grant is related to income. ठीक है, कि माइक किसने ऑन किया हुआ अल्लाह के बंदे? उमर अब्बासी माइक ऑफ कीजिएगा, माइक ऑफ करें, अपने ऑडियो ऑफ कर दें। सो वेल, अब एक एक को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। गवर्नमेंट ग्रांट, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर इट्स लाइक कि मशीन की जो टोटल कॉस्ट है वो 100 मिलियन है, जिसमें से 70 मिलियन हमें गवर्नमेंट दे रही है और 30 मिलियन जो है वो हम खुद से ऐड कर रहे हैं, जी जी, इस तरह है। हाँ जी ऐसा ही। लेकिन तो असल में इसमें होता ही है कि हम पूरी स्पेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट हमें पे करती है, वो सेपरेट एंट्री रखते हैं हम। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट दो किस्म की होगी, एक रिलेटेड टू एसेट्स। ये इस वक्त मैं गवर्नमेंट ग्रांट बात कर रहा हूँ एसेट से रिलेटेड। इसमें दो मेथड है, एक ग्रॉस मेथड है और एक नेट मेथड। तो ग्रॉस मेथड में लिख लीजिएगा हम क्या कहते हैं जी कि एसेट एंड ग्रांट एंड गवर्नमेंट ग्रांट, जी जी का वर्ड हम यूज करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, shall be shown separately। ठीक है, इसको सेपरेटली आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। इवन ये स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं जी कि आज क्लास कब होगी। क्लास इन प्रोग्रेस। डिटेल्स, अच्छा जी। तो एसेट जो है उसके बाद सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएट भी होगा, यानी एसेट शैल बी डेप्रिसिएटेड क्योंकि नॉन करंट एसेट होता है, shall be depreciated in accordance with IAS 16 क्योंकि मोस्टली IAS 16 में फॉल करता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट shall be amortized over the life of asset, over the life of asset। ठीक है, यानी आपने गवर्नमेंट ग्रांट को भी बाकायदा रिकॉग्नाइज करना होता है। मैं इसको जरा पासवर्ड भेज दूं ये बच्चे को, तो लगता है नया आया है। ठीक, यूवी, ओके। तो जितना भी एसेट है वो डेप्रिसिएट होगा इन अकॉर्डेंस विद 16, और जितनी गवर्नमेंट ग्रांट होगी वो अमोर्टाइज होगी ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। जितने एसेट की लाइफ है उस पर हम इसको बाकायदा अमोर्टाइज करेंगे। नेट मेथड में अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट shall be deducted, government grant shall be deducted from cost of asset, यानी उसी कॉस्ट, उसी एसेट की कॉस्ट में से हम गवर्नमेंट ग्रांट माइनस कर देंगे जिसको हमने बाय किया है।
और चूंकि वो ऑटोमेटिकली नेट अमाउंट हो जाएगी, तो फिर हम लिखेंगे नेट अमाउंट ऑफ एसेट shall be depreciated. अब यहां पर हम डेप्रिसिएशन ग्रॉस अमाउंट पे नहीं निकाल लेंगे, हम नेट अमाउंट पे इसको डेप्रिसिएट करें, यानी जो लेस करके आएगा उस पर करेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर इसी को देखें तो ये 30 मिलियन आ रहा है, तो अब मैं डेप्रिसिएशन 30 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगा इन नेट मेथड, यानी नेट मेथड पे रिकॉर्ड होगा, इसमें अमोर्टाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अमोर्टाइज हो नहीं सकता कि वो लेस हो चुका है, गवर्नमेंट ग्रांट आ ही नहीं रही। अब मैं ये अगली स्लाइड पे आऊंगा और कंप्रीहेंसिव में एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ हर साल कैसे मूव करना है। ठीक है, ओके जी। अब ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और एग्जांपल ये कि पूरी इस तरह नहीं लिख रहा, 7 एग्जांपल में आपसे डिस्कस करता हूँ। On 1st January 2017, a machine was purchased gross method. This is not a net method, ये हमारा gross method. A company purchased machine for rupees 90 million. It is estimated that useful life shall be 6 years. And government grant is received. इसी डेट को आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली, मैं सेम डेट रखता हूँ, received rupees 4 million, यानी इसमें से 4 मिलियन ग्रांट गवर्नमेंट हमें दे रही है अगेंस्ट सेम एसेट। ठीक है, ये भी मैंने 1 जनवरी की एंट्री की। अब इसको कैसे डील करेंगे? अज्यूमिंग द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2017। मैं हर साल का एक्सट्रैक्ट भी शो करूंगा और हर साल की एंट्रीज भी लेके चलूंगा। तो यहां से आगे मैं सोल्यूशन ले रहा हूं। तो पहले 1 जनवरी 2017, इस दिन क्या एंट्री होगी? मेथड सेम में रखिएगा, ग्रॉस मेथड। मशीन को सेपरेटली रिकॉर्ड करना है और गवर्नमेंट ग्रांट को सेपरेट रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए ये 1 जनवरी को जब आप मशीन खरीद रहे हो 9 मिलियन, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ये हमने पहले बाय की मशीन, और ये मशीन बाय की हमने 9 मिलियन। उसके साथ ही आपको इसी डेट को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है, और चूंकि ग्रॉस मेथड है तो आप कैश को मैं डेबिट करूंगा और क्रेडिट कर दूंगा गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर बाय हाउ मच अमाउंट? 4 मिलियन, जितनी ग्रांट एक्चुअली आपको रिसीव हुई है। ये मेरी इनिशियल एंट्रीज होंगी ग्रॉस मेथड में, यानी एसेट को आपने सेपरेट रिकॉर्ड करना है और गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी सेपरेटली शोन। 90 मिलियन और ये 40 मिलियन का, 90 मिलियन 40 मिलियन का, ये 90 ठीक है, ये 40। अच्छा, 31 दिसंबर 2017 को जैसे साल खत्म होगा, अब मुझे करना क्या है? नंबर 1, मैंने दोनों को अलग डील करना, जैसे पिछली स्लाइड में बताया था।
एसेट को अलहदा से डील करना है, चूंकि दो सेपरेट चीजें हैं, और गवर्नमेंट ग्रांट को सेपरेटली ट्रीट करना है। तो मशीन का जहां तक मामला है वो तो IAS 16 में फॉल करता है, और प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी डेप्रिसिएटेड। तो उस सूरत में हम क्या एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन में? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, जो कि PPE में से माइनस होगी। अब 90 मिलियन का एसेट है, लाइफ है उसकी 6 इयर्स, इसको 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज 15 मिलियन, सॉरी 15 मिलियन की डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड होगी। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2017 को अब आइएगा गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ, और ये इस पे एप्लीकेबल होगा हमारा IAS 20, और IAS 20 का रूल अभी हमने पढ़ा है, और वो ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। यानी ये जो 40 मिलियन है ये हमारी अमोर्टाइज होगी ओवर 6 इयर्स। तो उस सूरत में गवर्नमेंट ग्रांट चूंकि 1 साल गुजर चुका है, तो ये असल में ये लाइबिलिटी बनी हुई है ना गवर्नमेंट ग्रांट, तो लाइबिलिटी कम होती जाएगी, तो इनकम बनती जाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट कैपिट हो जाएगी, और क्रेडिट हम इसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और इसकी अमाउंट कितनी आएगी? 40 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 6.67, 6.67। ठीक है, ये पहले साल में ये 4 एंट्रीज पास होंगी, 2 एसेट से रिलेटेड और दो गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बाद जैसे साल खत्म होगा तो हम इसके एक्सट्रैक्ट भी बनाते हैं, जरा साथ वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। तो अगर मैं इसका एक्सट्रैक्ट बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो यहाँ 2 चीजें आपकी शो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, रुपीज इन मिलियन। सबसे पहली चीज जो हमारी शो होगी दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हाईलाइट कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये मेरा चूंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा कैसे शो होगा? माइनस में, एज एन एक्सपेंस। और दूसरी चीज जो हमारी आएगी, दिस वन जो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्रेडिट हो रहा है, इसको हम लिखते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, amortization of government grants। तो गवर्नमेंट ग्रांट की जो amortization है हम कर रहे हैं 6.67। ये सिंपल सा एक्सट्रैक्ट है जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो होगा। नेक्स्ट आइएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फर्स्ट ईयर के एंड पर, यानी एज एट 31 दिसंबर 2017, इसमें अब जो PPE है ये तो उसी तरह इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 शो होगा। तो आप पहले हेडिंग दोगे नॉन करंट एसेट्स, उस नॉन करंट एसेट में आप लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और आपको मालूम है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो PPE लिखा जाता है वो नेट अमाउंट होती है, यानी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 है, तो ये 75 की अमाउंट जो है, 75 मिलियन की अमाउंट जो है, रुपीज इन मिलियन यहाँ लिख लीजिएगा, ये मेरी शो होगी एज एन नॉन करंट एसेट। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी। ये ध्यान में रखिएगा कि जो ग्रांट मुझे मिली है उसको मैंने अमोर्टाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर, यानी ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर मैंने उसको 6 साल में अमोर्टाइज करना है, तो इट्स बड़ी सिंपल सी बात है कि 6 साल की इनकम बनेगी, तो फिर तो ये नॉन करंट होनी चाहिए। लेकिन ये चूंकि हर साल अमोर्टाइज होती है, इसलिए इसमें दोनों पोर्शन आते हैं। इसमें नॉन करंट लाइबिलिटी में भी आप लिखोगे गवर्नमेंट ग्रांट्स, और
करंट लाइबिलिटी में भी आप लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब इसका तरीका क्या लिखने का? देखिए मेरे पास इस वक्त गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी, यहाँ क्लोज हो जाएगा, इससे नीचे मैं आपको वर्किंग शो कर देता। यानी जब हमने रिसीव की थी 1 जनवरी 2017 को, मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट जो थी वो थी 40 मिलियन। जब पहला साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2017 तो अमोर्टाइज हो चुकी थी, ये 6.67। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ग्रांट मेरे पास रह गई 33.33। ये गवर्नमेंट ग्रांट जो कि मेरी लाइबिलिटी शो होगी। लेकिन इसमें जो अगले साल होनी है, जो इसमें नेक्स्ट ईयर होनी है, वो हमारी करंट होगी, और उसके अलावा जितनी भी होगी वो नॉन करंट होगी। यानी इट मींस कि 6.67 की अमाउंट जो है वो मेरी गवर्नमेंट ग्रांट करंट लाइबिलिटी में आएगी, और रिमेनिंग जो है यानी 6.67 इसमें फर्दर माइनस कीजिएगा, $26.66 ये नॉन करंट। सो ऑलवेज रिमेंबर जो कोई जिस साल का मैं अकाउंटिंग ईयर, जो मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड है, उसके एंड पे जो बैलेंस है दैट शुड बी द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। यानी ये गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस होना चाहिए। इसमें से जो करंट पोर्शन है वो सेपरेट शो करेंगे, नॉन करंट सेपरेट करेंगे, और इसको प्लस करूंगा तो वही अमाउंट है। ये बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन भी होता है आपका गवर्नमेंट ग्रांट का एक्सट्रैक्ट की फॉर्म। ठीक है जी। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन करना है तो बताएं, नहीं इसको नेट मेथड में कन्वर्ट कर सर ये दोबारा बता दें, ये करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए आपका बेसिकली जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना, गवर्नमेंट ग्रांट वो 40 मिलियन एज पर IAS 20। IAS 20 ये कहता है कि ग्रांट शुड बी amortized। amortized का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, shown as income should be amortized over the useful life of asset। over useful life of asset। इसका मतलब कि यूजफुल लाइफ जो है एसेट की वो 6 इयर्स है एज पर क्वेश्चन। मैं 6 इयर्स डिफरेंट तरीके से लिखता हूँ। पहला साल मेरा होगा 2017 जो गुजर चुका है, जिसके मैं अकाउंट्स बना रहा हूँ। 2018 जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है, और ये सारे उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर है टिल 2022। अब मैं 40 इयर्स को एज पर दिस रूल जब अमोर्टाइज करूंगा तो ये ऑब्वियसली 6 इयर्स में अमोर्टाइज होगा इक्वल अमाउंट। तो हर साल कितनी अमोर्टाइज होगी? मैं सारी लीन लिख रहा 6.67 अमोर्टाइज हो चुकी है, दैट हैज बीन डन, हैज बीन अमोर्टाइज। क्योंकि मैं 30 जून की बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ईयर एंड पर ये अमोर्टाइज हो चुका है। जब अमोर्टाइज हो चुका है तो ग्रांट का बैलेंस अब 640 मिलियन नहीं रहा, 40 माइनस 6.67 ये माइनस हो जाएगा, तो 33.33 ये मेरी गवर्नमेंट ग्रांट है इस साल के एंड जो बैलेंस है, जो कि यही है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें वो अमाउंट जो अगले साल अमोर्टाइज होगी ये करंट लायबिलिटी होगी, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नॉन करंट। यानी इस मींस आहिस्ता आहिस्ता नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो कम होती जाती है और करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट होती जाती है, और करंट लायबिलिटी अमोर्टाइज। ये तरीकाकार होता है इसको करंट और नॉन करंट को शो करना। ठीक है जी। अब इसी को आगे बढ़ेंगे नेट मेथड में, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, उसके बाद मैं नेट मेथड में मूव करूंगा। और अगली स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर स्पेस नहीं। सर ये लास्ट पॉइंट के
नॉन करंट और करंट में हमने कैसे सेपरेट किया, ये वाला मुझे नहीं समझ आ रहा। लास्ट पॉइंट बिल्कुल। करंट और नॉन करंट का सिंपल रूल ये होता है कि जो अगले साल से रिलेट करेगी चीज वो करंट है। हर वो लाइबिलिटी, हर वो अमाउंट जो अगले साल से रिलेट करेगी वो करंट है। अब चूंकि ये जो लाइबिलिटी है ये बेसिकली डेफर्ड इनकम है मेरी। ये डेफर्ड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली हो, ठीक है, ये प्रीपेड इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, लेकिन नाम लिखते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। तो जो अगले साल की इनकम है वो तो आपकी करंट में जाएगी, और जो रिमेनिंग रह जाएगी वो नॉन करंट है। इसमें क्या मुश्किल चीज है? अब आप मुझे बताइएगा कि 33.33 जो है वो अर्नड इनकम है, जिसमें 6.67 मुझे अगले साल अमोर्टाइज करनी है, वो मैं करंट के तौर पर शो करूंगा। और 33.33 में से जब ये माइनस करता हूँ, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इन 4 सालों में मैं अमोर्टाइज करूंगा, इन 4 सालों। ठीक है, तो वो नॉन करंट हो जाएगी। जिस तरह 2019, समझ 20, 2021, ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा। अब आइएगा 18B, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। नेट मेथड में एंट्रीज बहुत कम हो जाती हैं। यानी सबसे पहली एंट्री मैं क्या करूंगा, 1 जनवरी 2017 को जिस वक्त मैं एसेट खरीद रहा हूँ, तो एंट्री वही होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। और हमने ये बाय किया था 90 मिलियन में। ये 90 मिलियन में मैंने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। और फिर 1 जनवरी 2017 को जिस दिन मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो नेट मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि ऑल द गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसको माइनस कर देते हैं। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो मैं डेबिट कर दूंगा कैश डेबिट, और गवर्नमेंट ग्रांट पहले क्रेडिट करूंगा, पहले सेपरेट हेड बनाऊंगा। इसकी सिंपल लॉजिक भी है सेपरेट बनाने की, ताकि आपको ये पता लगे कि गवर्नमेंट ग्रांट आई है। वैसे तो आप नेट भी कर सकते हो, उसमें खर्च कोई नहीं है, लेकिन मैं इसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ इसको सेपरेट एंट्री करो। ये 40 बिलियन आ गया, और साथ ही अब एक एंट्री का इजाफा और कर दें, और वो क्या है, इसी डेट को कि गवर्नमेंट ग्रांट को जीरो कर दें, क्योंकि ये शो नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट होगी और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट क्रेडिट कर। अब ये एंट्री इस तरह भी कर सकते थे, कैश डेबिट और पीपीई क्रेडिट, लेकिन ऐसे करने से फायदा क्या हुआ, ये जिस तरह मैंने किया है, इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा आपको कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली है वो शो होगी। अदरवाइज वो पीपी के केस डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगी, कैश डेबिट और पीपीई क्रेडिट। ठीक है, तो ये बेसिकली, अब अगर आप देखें इन 3 एंट्रीज के बाद ग्रांट जीरो है, ये देखिएगा, ये ग्रांट क्रेडिट है और ये ग्रांट डेबिट है, ये जीरो है और इक्वल अमाउंट से। और इवन पीपीई डेबिट है 90 से और 40 से क्रेडिट है। ये याद रखिएगा, इस वक्त प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो मेरा 50 मिलियन पे रिकॉग्नाइज हुई है। अब 31 दिसंबर 2017 को मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। तो जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, एंट्री वो ये, और उसके अगेंस्ट मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और इसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, अब एसेट याद रखिएगा 50 मिलियन है और यूजफुल लाइफ 10 मिलियन है, 6 इयर्स लाइफ है। तो 50 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 8.33, ये मेरी डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर जो आखिरी एंट्री हमने की थी अमोर्टाइज करने वाली, वो जरूरत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट हैज नॉट शोन इन द बुक्स। अच्छा, अब जब मैं इसका एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्यूज कॉम्प्रिहेंसिव सर, इनकम, पहले जी एक्सक्यूज सर, जी फरमाइए, सर इसमें जो तीसरी एंट्री हुई है इस हिसाब जी से जो फरमाइए। लाइबिलिटी है वो तो लाइबिलिटी तो खत्म नहीं हो गई इससे। हाँ जी, इस मेथड में लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, ऐसे ही सर है। ये जो तीसरी
जी जी तो सर ये तो फिर वो जी, पूछिए। प्रूडेंस कंसेप्ट की वो वायलेशन नहीं, वो तो ये कहता था कि वो एसेट मस्ट नॉट बी ओवरस्टेटेड और लायबिलिटी मस्ट नॉट बी अंडरस्टेटेड। हाँ जी, तो हम ओवरस्टेट क्यों नहीं कर रहे हैं, एसेट को कम कर रहे हैं। ओवरस्टेट का मतलब है कि 90 मिलियन का एसेट है और हम उसको 110 मिलियन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ओवरस्टेटमेंट है। हम तो इसको कम कर रहे हैं, तो कम तो कहीं भी प्रूडेंस के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, कम किया जा सकता, ज्यादा नहीं किया जा सकता एसेट, जब तक के कोई स्टैंडर्ड अलाउ ना करे। जैसे IAS 16 रीवैल्यूएशन अलाउ करता है, वो फिर प्रूडेंस के अगेंस्ट नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि वो उसकी फेयर वैल्यूज की तरह उसको रिकॉग्नाइज आप कर रहे हैं। सो वेल, और वैसे मैं आपको फर्दर ये बता दूं कि हम ज्यादा जो मेथड यूज करते हैं वो ग्रॉस ही है। ठीक है, नेट मेथड को हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। एनीवे जो स्टैंडर्ड में है तो हमें पढ़ना है हर हालत में। तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में यहाँ सिर्फ एक अमाउंट आएगी, दिस इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास आएगा 8.33। ठीक है जी, और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। वहां पर दो अमाउंट आई थी, ठीक है, यहाँ सिंगल आ रही है। इसी तरह एक्सट्रैक्ट मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जिस वक्त इसमें ऑब्वियसली PPE शो करना है अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 वैल्यू थी, जिसमें 8.33 जो है वो मेरा डेप्रिसिएट हो गया, विच इज 41.67। 41.67 इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इस मेथड में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि गवर्नमेंट ग्रांट हाइड हो जाती है। ठीक है, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि ये मेथड कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, तो कैटेगरी मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर आप अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं,